प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की गद्य खंड पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आज पहला जो पाठ है आपका प्रेमचंद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद शुरू करने से पहले मैं आपको प्रेमचंद के जीवन परिचय से अवगत कराना चाहती हूँ। वास्तव में प्रेमचंद कौन है? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था और प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी। तो प्रेमचंद की जो मुख्य उपन्यास थे वो थे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये सारे प्रेमचंद के उपन्यास थे। सोजेवतन और मानसरोवर, गुप्तधन, ये सारे कहानी संग्रह थे। मानसरोवर 8 खंड के अंदर उनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, और निबंध संग्रह भी लिखे, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये उनके निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद की मृत्यु सन 1936 के अंदर हुई थी। अब प्रेमचंद का जो जीवन था वो हमेशा अभावों के अंदर बीता। उन्होंने इसके लिए शिक्षा पूरी करने के बाद में पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई करी और अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए उनको नौकरी करनी पड़ी। जिनका जीवन अभाव में गुजरेगा तो वो सबसे पहले नौकरी की तलाश करता है। तो यही सब प्रेमचंद के साथ भी हुआ। सरकारी नौकरी भी उनको मिल गई, लेकिन महात्मा गांधी ने उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू किया और वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। इस कारण से उनको अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो लेखन कार्य था वो सुचारू रूप से करते रहे। प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी देवी था और उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ आंदोलन में उनके साथ में हिस्सा लिया। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर भी सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों का मिश्रण था। यथार्थ मतलब वास्तविकता और आदर्श का मतलब होता है कल्पना। तो वास्तविकता और कल्पना दोनों ही उनकी जो कथा है, उनका जो साहित्य है, उसमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद एक ऐसा आधार स्तंभ थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास दोनों ही उनको केंद्र में रख करके ही उसका जो काल विभाजन है हिंदी इतिहास का वो किया गया। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। आदिकाल है, मध्यकाल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। आधुनिक काल में ही गद्य विधा का विकास हुआ था। तो आधुनिक काल के अंदर कहानी और उपन्यास जो था वो गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा थी और उसको भी प्रेमचंद को केंद्र में रख के ही उसके काल का विभाजन किया गया। जैसे प्रेमचंद से पूर्व का युग, यानी प्रेमचंद से पहले जो जो रचनाएं लिखी गई वो प्रेमचंद के पूर्व युग में। फिर प्रेमचंद युग के अंदर जो प्रेमचंद के जो समकालीन लोग थे, साहित्यकार थे, उनका युग आया। और प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद का युग। उत्तर यानी बाद, तो प्रेमचंदोत्तर युग का मतलब होता है कि प्रेमचंद के बाद का युग। तो ये प्रेमचंद के लिए एक महत्वपूर्ण, एक स्पष्ट प्रमाण इस चीज़ का है कि वे निर्विवाद थे और वो ऐसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के पर्दे से निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सागोई तक सीमित न रह करके पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। अब उनकी जो भाषा थी वो हिंदुस्तानी थी। हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदी और उर्दू मिश्रित जो भाषा, ऐसी भाषा जिसमें हिंदी के वर्ड भी होते हैं और उर्दू के भी वर्ड होते हैं, वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। और उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई थी। उनका जो आरंभिक कथा साहित्य था उसके अंदर कल्पना भी थी, संयोग भी था और रोमानियत भी थी, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। उनकी जो पहली कहानी थी वो पंच परमेश्वर थी। तो पंच परमेश्वर से लेकर के और उन्होंने सेवा सदन तक जैसे उपन्यास लिखे, उनके अंदर उन्होंने जो सामाजिक जीवन की जो कहानियाँ थी उन्हीं को आधार बना करके अपनी कहानी को यथार्थवादी कला के रूप में प्रस्तुत किया।
तो प्रेमचंद जो थे वे यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में भी सामने आए। यथार्थवाद के साथ साथ उनके अंदर आदर्शोन्मुख भावना भी थी। और ये जो संज्ञा है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये उन्हीं के द्वारा लाई गई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित यानी अपने मन की इच्छा, मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। अब उनकी जो सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, ये उपन्यास पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, इसी तरह की कहानियाँ हैं जिनके अंदर यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों। कहने का मतलब ये आदर्शोन्मुख जो यथार्थवाद है वो इन उपन्यास और कहानियों के अंदर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बाद ये उनकी जो रचनाएं हैं उनमें आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और यथार्थवादी प्रवृत्ति जो थी वो बढ़ती गई। धीरे धीरे वे वास्तविकता की ओर बढ़ते गए। आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होने के कारण धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जो कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं। अब ऐसी कहानियों के अंदर उनका जो उपन्यास है वो गोदान है, पूस की रात है, कफन है, ये ऐसी कहानियों के उदाहरण हैं। यहाँ पे हम जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा, और इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वो 1914 में हुआ था। और ये जो कहानी है नमक का दरोगा, अभी हमने प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रेमचंद ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन सी कहानी लिखी, और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का क्या महत्व है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन सब के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा जो कहानी है, उसके लिए हम अगली वीडियो के अंदर हम आपको इस कहानी के बारे में बताएंगे। हम पढ़ेंगे कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है और इसका मूल भाव क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो है धर्म पे धन पर धर्म की विजय का ये हमको संदेश देती है। तो कैसे ये देती है इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये जो वीडियो है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपके लिए और भी इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं आगे भी लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।